नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके लिए लेकर आया है खबरों का प्राइम डोज। प्राइम टाइम 8 PM में आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि खबरों के पीछे की पूरी खबर भी रहेगी। हम प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें तो बताएंगे, लेकिन ईमानदार विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम टाइम 8 PM। बजट मतलब वो रोड मैप जिस पर अगले 1 साल तक देश की अर्थव्यवस्था दौड़ेगी। सरकार की तरफ से इसे अमृत काल बजट करार दिया गया, तो वही विपक्ष ने इसे ना उम्मीद करने वाला बताया। ग्रीन इकोनॉमी पर फोकस। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। कृषि और कारोबार को राहत। ये ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को समर्पित बजट है। डिजिटल करेंसी को हरी झंडी। It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट। आजादी के 100वें साल में देश कैसा होगा, अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी, युवा कितने सशक्त होंगे और हम कितने आत्मनिर्भर होंगे। इस बार के बजट में सीधे सीधे आम आदमी को क्या मिला, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा। इस बात को जानने से पहले टैक्स को लेकर वित्त मंत्री ने क्या कहा, ये जान लीजिए। Proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. किसी सामान का सस्ता और महंगा होना अब जीएसटी के तहत तय होता है। बावजूद इसके 5% कस्टम ड्यूटी को घटाकर कई सामान को सस्ता किया गया है। चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन चार्जर और जेम्स एंड ज्वेलरी सस्ते होंगे। कट और पॉलिश डायमंड के अलावा स्टील स्क्रैप और मेंथा ऑयल भी अब पहले के मुकाबले सस्ता मिलेगा। वहीं विदेशी छाता महंगा होगा। अक्टूबर से बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगेगी। साथ ही इम्पोर्टेड आइटम्स अब महंगे होंगे। अब हम आपको बजट 2022 की बड़ी घोषणाओं के बारे में बताते हैं। मसलन अब ई पासपोर्ट बनेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन ई बिल सिस्टम, दिव्यांगों के लिए परिजनों को टैक्स में राहत, 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन, 100 कार्गो टर्मिनल, स्टार्टअप्स को 1 साल की और मोहलत दी जाने की घोषणा की गई। नए बजट को लेकर सरकार की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की नजर से ये बजट कैसा है, आप खुद सुन लीजिए। कुछ नहीं, नथिंग, ये इस बजट का सार है। जिस प्रकार से ये पेश किया, ये वित्त मंत्री और सरकार के जिद्दीपन, उनकी कठोरता और उनकी निर्दयता का सूचक है, उसे दर्शाता है। आम आदमी का बजट है, ना किसानों का बजट है, ना महिलाओं का बजट है, ना युवाओं का बजट है, ना बुजुर्गों का बजट है। ये बजट फिर से वही प्रूव करता है कि पॉलिसीज बगैर सोचे समझे ये सरकार करती है और कुछ लोगों का एजेंडा चलाती है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 11 बजे बजट 2022-23 के बारे में दोबारा बात करेंगे। मुमकिन है तब बजट को लेकर स्थितियां कुछ और भी साफ होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो मिडिल क्लास को यह उम्मीद थी कि उन पर टैक्स का बोझ कम हो सकेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई रियायत नहीं दी, कोई बदलाव नहीं किया। ऊपर से यह कहा कि टैक्स नहीं बढ़ाया, ये क्या कम है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को एक और मौका भी दिया जाएगा
कुछ गलती रह गई है तो उसे आप सुधार कर सकते हैं। पहले कार्रवाई हो जाती थी, लेकिन अब उसमें आप सुधार कर सकते हैं, 2 साल का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा अगर इनकम इस पूरे बजट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी, जिसकी चर्चा इन दिनों बड़ी जोरों पर है, तो क्रिप्टो करेंसी से आप आय करते हैं, यानी बेचने पर जो आपको आय होगी, अब आपको 30% इसके लिए टैक्स अदा करना होगा। तो क्रिप्टो करेंसी वालों के लिए ये झटका कह सकते हैं। सरकार ये भी कह रही है कि अगले 25 साल का ये ब्लूप्रिंट है, ये पूरा बजट जो है ये 25 साल का ब्लूप्रिंट है, लेकिन विपक्ष बजट से ना उम्मीद है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि डिजिटल करेंसी आरबीआई की तरफ से लाई जाएगी। अब देखना यह होगा कि ये किस प्रकार का इसका पूरा प्रावधान रहने वाला है और क्या इसमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे, या पूरा प्रोजेक्ट क्या कुछ रहने वाला है, इस पर नजर आएगी। लेकिन मध्य प्रदेश को इस आम बजट में खास सौगात मिली। 44,000 करोड़ का है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, यानी 2 नदियों को जोड़ने वाला यह प्रोजेक्ट है। इसको हरी झंडी पहले ही दे दी गई थी। अब इसमें 1400 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, केंद्र सरकार ने यह दे दिए हैं। इसकी घोषणा बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%. देश के आम बजट से वैसे तो हर आम और खास की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, लेकिन राज्यों को भी सौगात की उम्मीद रहती है। देश के आम बजट में मध्य प्रदेश के लिए बहुत कुछ खास है। आम बजट 2022-23 में मध्य प्रदेश को केन बेतवा लिंक के लिए काफी कुछ मिला है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से 1400 करोड़ रुपए मंगलवार को केंद्र सरकार ने दे दिए। इसकी घोषणा बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। The implementation of the Ken-Betwa link project at an estimated cost of 44,605 crores will be taken up. This is aimed at providing irrigation benefits to 9.0 lakh hectare of farmers' lands, drinking water supply to 62 lakh people, 103 megawatt of hydro, 27 megawatt of solar power, allocations of 4,300 crores of rupees in the RE 21-22 and 1,400 crores of rupees in 22-23 have been made for this project. केन बेतवा लिंक परियोजना से सबसे ज्यादा फायदा बुंदेलखंड क्षेत्र को होगा, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिले आते हैं। इनमें मध्य प्रदेश के 9 जिले पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन आते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले हैं। केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट की मदद से बुंदेलखंड में सिंचाई, पीने के पानी की कमी दूर हो सकेगी। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 39,317 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है। इसमें से 1,400 करोड़ रुपए भी दे दिए गए। 36,290 करोड़ रुपए केंद्र सरकार अनुदान के तौर पर देगी। 3,027 करोड़ रुपए का लोन देगी। दरअसल केंद्र सरकार ने नदियों को जोड़ने के लिए नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान बनाया था। केन बेतवा लिंक परियोजना प्लान का पहला प्रोजेक्ट है। इस परियोजना के तहत केन नदी का पानी बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 221 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक नहर बनाई जाएगी। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक इस परियोजना पर 44,605 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 8 साल में इसे पूरा किया जाएगा। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी। केन बेतवा लिंक परियोजना में 2 बिजली प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 72 मेगावाट है। इस परियोजना से 10,62,000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित है। इससे 62 लाख लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। साथ ही वित्त मंत्री ने एमपी से जुड़ी एक और घोषणा भी की। इटारसी से विजयवाड़ा तक रेलवे का उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसका नाम भाड़ा कॉरिडोर प्रोजेक्ट होगा। ये प्रोजेक्ट जून 2022 में शुरू होगा
और 2030 तक इसे पूरा किया जाएगा। केन बेतवा की इस परियोजना को न सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि समूचे मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है, क्योंकि बूंद बूंद के लिए तरसते बुंदेलखंड को इससे प्यास बुझाने के लिए पानी मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आम बजट में मध्य प्रदेश को खास सौगात मिली है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से मंजूर भी कर लिए गए हैं। इस परियोजना पर ये खर्च होंगे। इसकी कुल लागत की अगर बात की जाए तो ये 44,605 करोड़ रुपए की ये पूरी परियोजना है। 2 नदियों को जोड़ने वाली, लिंक करने वाली ये परियोजना है और प्रोजेक्ट को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। केन बेतवा लिंक परियोजना से सूखे बुंदेलखंड की प्यास बुझने वाली है और बुंदेलखंड जो हमेशा से ये कहा जाता है कि उसे वो ठगा जाता रहा है, उसको कुछ हासिल नहीं हो पाया, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस लिंक परियोजना के पूरा होने के बाद दोनों राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का इलाका है वहाँ हरियाली पहुंचने वाली है। आगे बढ़ते हैं। आम बजट को लेकर खास लोगों ने अपनी अपनी रीति और नीति के मुताबिक प्रतिक्रियाएं दी है। बीजेपी ने जहां आम बजट के लिए तारीफों के पुल बांध दिए, दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने इसे नाउम्मीदी भरा बजट बता दिया। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश कर रही थीं, तो सूबे के सीएम और वित्त मंत्री भी टकटकी लगाए टीवी पर उनका बजट भाषण सुन रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम बजट की सराहना की और इसे नए भारत के निर्माण का बजट बताया। ये नए भारत के निर्माण का बजट है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केन और बेतवा को जोड़ने पर 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। बुंदेलखंड बदल जाएगा। इधर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी इसे ऐतिहासिक बजट बताया। बजट में तो इतने लंबे, बहुत बड़ी सूची है। मुझे लगता है कि मैं ये कह सकता हूं शॉर्ट में कि जनोपयोगी बजट है, जनता के हित का बजट है और जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए, चूंकि बजट पूर्व उन्होंने सुझाव भी आमंत्रित किए थे सभी प्रदेशों के, उन सब बातों को सम्मिलित करते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट बहुत ही रोजगार के लिए भी और विकास के लिए भी बहुत उपयोगी बजट है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बजट को लेकर क्या कहना था, आइए ये भी जानते हैं। निश्चित रूप से आज जो बजट आया है, कोरोना काल में ये जैसा आप कह रहे हो, निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज है। ये ऐसा बजट है जिसमें सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बजट को अगर हम मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखेंगे तो बड़ा उपलब्धियों भरा बजट है। इधर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि बजट किसान हितैषी है। गांव को आत्मनिर्भर बनाने वाला ये बजट है। ये किसान हितैषी बजट है। ये गांव को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने केंद्र सरकार के बजट पर सवाल भी उठाए हैं। बजट में बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं है। बजट में कृषि क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं है। बजट में है क्या? कौन सी राहत दी है साधारण व्यक्ति को? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि गोद भराई बजट के माध्यम से होती है और आम जनता की महंगाई से पिसाई होती है, वही पुनः हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने बजट को निराशाजनक और दिशाहीन बताया, जबकि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बजट को गौरवशाली और वैभवशाली बजट बताया। दिशाहीन बजट है। सब लोग सोच रहे थे किसानों को कुछ मिलेगा, मजदूरों को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं है। किसानों को आय दुगुनी करने के बारे में कोई बात नहीं कही गई। पुराने बजट में जितने भी विषय शामिल थे उसको भी पूरी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ये दिशाहीन बजट है जिसमें न नौजवानों के लिए कुछ है, न बेरोजगारों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए है, न किसानों के लिए। एक दिशाहीन बजट। यह बजट गौरवशाली, वैभवशाली और समृद्धशाली आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए
एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को समाहित करते हुए 25 साल का ब्लूप्रिंट बनाने का ये बजट प्रस्तुत हुआ। यानी अपनी अपनी रीति और नीति, अपनी अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक नेताओं ने बजट की व्याख्या कर डाली, लेकिन जमीनी हकीकत अगले वित्तीय वर्ष में सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जब 25 साल का ब्लूप्रिंट इसे कहा जा रहा है, तो क्या 25 साल के बाद इसे वाकई में एक नजीर के तौर पर देखा जाएगा? आम बजट पर बीजेपी और कांग्रेस का अपना अपना तर्क। बीजेपी इसे 25 साल के ब्लूप्रिंट वाला बजट बता रही है। विपक्ष और खासकर कांग्रेस को बजट से ना उम्मीदी है। जरूरत है बजट को समग्र जनमानस के हित में देखने की। देश के बजट को लेकर सियासत से ऊपर सोचने की भी जरूरत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात अब छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की खबर यह कि सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक रखी गई थी और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे खास बात यह कि औद्योगिक नीति 2019 से 24 में एक संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारियों के बीच सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। सबसे पहले तो सरकार ने उद्योग नीति 2019-24 में संशोधन किया है। जूट बैग निर्माण उद्योग की स्थापना पर सरकार प्रोत्साहन देगी। ये प्रोत्साहन 100 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट पर मिलेगा। इसके साथ ही सरकार कौशल्या मातृत्व योजना के तहत दूसरी बालिका के जन्म पर एक मुश्त 5,000 रुपये सरकार देगी। कौशल्या मातृत्व योजना, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में यदि दूसरे बच्चे के उसमें बालिका का जन्म होता है तो उसको राज्य शासन की ओर से सहायता राशि 5,000 रुपया एक मुश्त देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी रागी की खरीदी करेगी। प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से ये क्रय किया जाएगा कोदो कुटकी रागी। कैबिनेट की बैठक में राजीव मितान क्लब के गठन का फैसला लिया गया है। इसके अलावा पीएम आवास योजना में राज्यांश के लिए सरकार ऋण लेगी। 32 प्रकार के वनोपज को परिवहन पास से बाहर किया गया है। नियमितीकरण के नियमों पर सरकार ने मुहर लगाई है। वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 प्रति एकड़ देने का सरकार ने फैसला किया। साथ ही नए पेड़ की कटाई के लिए पटवारी से इजाजत लेनी होगी। नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाइडलाइन को लेकर नई दरें जारी की गई हैं। 31 मार्च 2022 तक गाइडलाइन दर में 40% की कमी की जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस 4% से बढ़ाकर 5% किए जाने का फैसला लिया गया है। साथ ही 10 करोड़ से अधिक के ई व्हीकल बैटरी बनाने के उद्योग को सरकार प्रोत्साहन देगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी वगैरह बनाने के लिए यहाँ नया राजधानी में प्रोजेक्ट एक प्रारंभ हुआ है और बाकी प्रोजेक्ट आमंत्रित हैं। 10 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश पर उनको छूट दिया जाएगा। कैबिनेट के इन अहम फैसलों के जरिए सरकार ने जनता से जुड़ी कुछ योजनाओं को रफ्तार देने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो कैबिनेट के अहम फैसलों में सरकार के सरोकार की झलक दिखाई पड़ती है। औद्योगिक नीति में संशोधन से ओबीसी वर्ग को भी राहत मिल पाएगी। कौशल्या मातृत्व योजना से पात्र हितग्राहियों को मजबूती मिल पाएगी। 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि देने को इसके तहत मंजूरी मिली है और 3 फरवरी को कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। राहुल गांधी आ रहे हैं और इसकी तैयारियों की भी इस बैठक में समीक्षा की गई है। और इसी के साथ प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बाबू की पुण्यतिथि पर